देखिए, राव साहब हमारे बहुत बड़े नेता हैं, केंद्र में मंत्री हैं, शानदार नेता हैं और उस सारी घटना की जानकारी मुझे है। उसका टेंडर नहीं हुआ था, उससे पहले प्रधानमंत्री शिलान्यास नहीं कर सकते थे। देश में इतनी बड़ी संख्या में, जितनी बड़ी संख्या में अब अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग से मंत्रियां इतने कभी नहीं थे कांग्रेस के ज़माने में। बीसी का रिजर्वेशन कांग्रेस के भी इतने वर्ष थे, किसी भी विधानमंडल में कोई रिजर्वेशन नहीं था। हरियाणा सरकार ने पहली बार नगर पालिका और पंचायती राज में उस रिजर्वेशन को लेकर आए। कांग्रेस के विरोध में ही इस पूरा का पूरा जो है वो इंडियन नेशनल लोकदल हमेशा खड़ा रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि वो प्रकृति बिल्कुल मैच नहीं करेगी और कांग्रेस में भी इस बात की बड़ी खलबली है। जजपा का, भाजपा का हरियाणा में गठबंधन सरकार चलाने का है। चुनाव साथ लड़ने का गठबंधन की जब कोई बात आएगी तो हम जरूर उसको आपके साथ साझा करेंगे। इंडियन नेशनल लोकदल का जो मूल स्वभाव है या उसकी मूल रचना है, प्रकृति है, वो कांग्रेस के विरोध की ही है। मनोहर लाल जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें, मैं कहूँगा कि मेरिट पर नौकरियाँ, इसके साथ ही मैं कहूँगा कि बहुत सारी चीज़ें वो पोर्टल पर लेकर आए हैं। कितने ऑफिसर किस वर्ग से आते हैं, ये जो सिविल सर्विसेज की नौकरी है, इसको आप इस रूप में कभी भी नहीं देख सकते। कांग्रेस में भी हमको मालूम है कि अंग्रेजों के मानस पुत्र के रूप में ही काम किया, इसलिए नेहरू जी ने भी किया वी आर नेशन इन द मेकिंग। लेकिन दीनदयाल उपाध्याय ने कहा कि हम एक प्राचीन राष्ट्र हैं और हमारी राष्ट्रीयता का आधार संस्कृति है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए यही मेरा संदेश है। जो बने हुए हैं वो नेचुरल चॉइस बनकर रहें, नहीं तो उनकी जगह जो नेचुरल चॉइस बनकर आएंगे उनको प्राथमिकता मिलती है। और आगे भी हमारी पूरी लड़ाई है कि किस प्रकार से 19 लाख एकड़ फीट जो पानी हमारा बचा हुआ है और ऊपर के जो 3 डैम यमुना पर बनने हैं, उसको भी हम इसीलिए पीछे लगे हुए हैं। कांग्रेस पार्टी केवल किसानों के नारे लगाती है, लेकिन किसानों के पक्ष में खड़े होकर इस प्रकार की व्यवस्थाएं कभी नहीं करती। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर भाजपा कार्यकर्ताओं को अंत्योदय का पाठ पढ़ाने के लिए आज हरियाणा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ रेवाड़ी पहुंचे। उन्होंने पहले कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इसके बाद भाजपा के रेवाड़ी जिला कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत की। धनखड़ देश और प्रदेश से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर खुलकर बोले। कार्यकर्ताओं से पंडित दीनदयाल उपाध्याय के दिखाए गए मार्ग पर चलने का आह्वान किया। धनखड़ ने केंद्र सरकार में 90 में से केवल 3 सचिव ओबीसी वर्ग से होने, महिलाओं को आरक्षण में आरक्षण देने, दक्षिण हरियाणा के पानी के हक और मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कामकाज सहित विभिन्न मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त किए। आप सीधे धनखड़ से सुनिए उन्होंने किस बारे में क्या कहा। आज दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती है। भारतीय जनता पार्टी दीनदयाल उपाध्याय जी के विचार पर चलती है। उनका जीवन और दर्शन दोनों हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत। कांग्रेस ने ओबीसी का इश्यू उठाया है। राहुल गांधी ने कल भी परसों जयपुर में बात कही कि ओबीसी को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। 90 में से 3 सेक्रेटरीज है। जब उन पर सवाल उठाया गया उन्होंने रिग्रेट किया। ओम प्रकाश धनखड़ जी इस बारे में क्या सोचते हैं? समतावादी समाज की बात होती है। देखिए, राजनीति में बहुत सारी बातें ढंग से कही जाती हैं कि तू डाल डाल मैं पात पात। हम सबको मालूम है अभी संसद विधानमंडलों में जो रिजर्वेशन है वो केवल एससी और एसटी का है। बीसी का रिजर्वेशन कांग्रेस के भी इतने वर्ष थे, किसी भी विधानमंडल में कोई रिजर्वेशन नहीं था। हरियाणा सरकार ने पहली बार नगर पालिका और पंचायती राज में उस रिजर्वेशन को लेकर आए। शिक्षा में रिजर्वेशन आया था और कुछ नौकरियों में आया, लेकिन ये रिजर्वेशन विधानमंडलों में अभी नहीं है। इसलिए आज के विधानमंडलों में जिस चीज़ को लेकर आना था उसको अभी उसी विधानमंडल की व्यवस्था के हिसाब से लेकर आए। दूसरी बात ये भी आप सबको जानकारी में है कि कितने ऑफिसर किस वर्ग से आते हैं। ये जो सिविल सर्विसेज की नौकरी है, इसको आप इस रूप में कभी भी नहीं देख सकते। इसलिए ये आंकड़े केवल और केवल अपने आप को पैरवीकार दिखाने के लिए हैं, क्योंकि देश का सर्वोच्च नेतृत्व आज पिछड़े वर्ग से आता है। देश में इतनी बड़ी संख्या में, जितनी बड़ी संख्या में अब अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग से मंत्रियां इतने कभी नहीं थे कांग्रेस के ज़माने में, और कांग्रेस ने कभी इसके लिए काम नहीं किया। ये तो केवल ये दिखाने के एक जेस्चर है कांग्रेस पार्टी का
जिसके लिए कभी उन्होंने काम नहीं किया था, वो जेस्चर दिखा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी महिला आरक्षण पर आगे बढ़ गई है, जो काम कभी नहीं कर पाई, क्योंकि पूरा देश एक ही बात कह रहा है, मोदी है तो मुमकिन है। और सबसे ज़्यादा तकलीफ भी कांग्रेस ने देने की कोशिश की तो ओबीसी समाज के मुख्यमंत्री को ही गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में देने की कोशिश की थी। जितनी गालियाँ दी वो गालियाँ अभी भी हम सुन रहे हैं, हरियाणा में भी उसकी इको सुन रहे हैं। इन्होंने कोई गालियाँ देने में, कांग्रेस पार्टी ने कभी भी हमारे सर्वोच्च नेता को गालियाँ देने में कभी कोई कसर नहीं छोड़ी। ये केवल और केवल इनका एक नैरेटिव बनाने की कोशिश है, इनकी कोई कमिटमेंट पिछड़े वर्गों के लिए नहीं है। जजपा का, भाजपा का हरियाणा में गठबंधन सरकार चलाने का है। चुनाव साथ लड़ने का गठबंधन की जब कोई बात आएगी तो हम जरूर उसको आपके साथ साझा करेंगे। एक स्वतंत्र पार्टी है और उसको कहीं भी जाकर अपना चुनाव लड़ने की इच्छा व्यक्त करने का, चुनाव लड़ने का भी अधिकार है। हर बार जय देवलाल जी की जयंती इंडियन नेशनल लोकदल या उनके परिवार जिन जिन दलों में होते हैं मनाते हैं, सहज स्वाभाविक है, इसमें कोई वैशिष्ट्य नहीं है। और ये पुराने ज़माने से ही देश भर के प्रमुख नेताओं को लाने की बात करते रहे हैं। लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल का जो मूल स्वभाव है या उसकी मूल रचना है, प्रकृति है, वो कांग्रेस के विरोध की ही है। वो कांग्रेस के साथ जाने की कभी भी नहीं रही। और इसलिए जो कोशिशें कुछ लोग कर रहे हैं, मुझे लगता नहीं कि कोई नेचुरल अलायंस जैसी चीज़ वहाँ हो पाएगी। दल के मुखिया तो मिल सकते हैं, लेकिन जिस तरह का उस दल की नेचर, प्रकृति को मैं समझता हूँ, वहाँ कोई नहीं जाएगा। कांग्रेस के विरोध में ही पूरा का पूरा जो है वो इंडियन नेशनल लोकदल हमेशा खड़ा रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि वो प्रकृति बिल्कुल मैच नहीं करेगी। और कांग्रेस में भी इस बात की बड़ी खलबली है, वो भी आप देख रहे हो। तो इसके परिणाम आपको कांग्रेस पर भी देखने हैं। देखिए, अब वो वही कि आपने आने वाले समय में कुछ करने का एक निर्णय किया है और उसकी एक अपनी प्रक्रिया है, लेकिन वही जिसको कहते हैं ना कि मैं कमी कैसे निकालूं, तो अभी क्यों नहीं कर लेते। मतलब जैसे घर में कोई घर का मुखिया कह रहा है कि अगले महीने कार लाएंगे, तो बोले अभी क्यों नहीं ले आते। अब उसका अपना एक हर चीज़ का एक सिस्टम होता है, एक प्रक्रिया होती है। तो उसमें से वो जनगणनाएं होंगी, उस जनगणना में से सीटें फिर से किस प्रकार से पुनर्गठित होती हैं वो होंगी, और वो होकर उस प्रकार से वो 33% का ये विषय सिरे चढ़ेगा। लेकिन आप तो ये भी कभी कर नहीं पाए थे, इसलिए आप केवल तगादा दिखाकर और जिसको खैरख्वाह बनने की एक नौटंकी कर रहे हो। देखिए, मुझे ये लगता है कि सबसे बेस्ट वाटर मैनेजमेंट करने वाले अब तक की सरकार ये है। मैंने सबसे पहले राशि लिफ्ट इरिगेशन के लिए सिंचाई मंत्री के रूप में जारी की थी। आपको भी मालूम है 140 करोड़ रुपए। सारे पंप हाउस बदले जाएं, सारी नहरों का पुनरुद्धार हो। और आपको ये भी ध्यान है कि टेल तक पानी देखते हुए मैं घूम रहा था उस समय कि कैसे सभी टेल्स तक पानी पहुंचाया जाए। और इसके साथ ही जब जब भी सरप्लस पानी आया तो सारी जो अपनी यहाँ की नदियाँ हैं, दोहान है, साहिबी है, उन सभी नदियों में जो है वो पानी छोड़ने का काम। और 450, अब मुझे नहीं मालूम क्योंकि मैं मंत्री नहीं हूँ, उस समय ऐसे जो पानी अंदर डालने वाले जो है बरसात के दिनों में जब तब भी हमारे पास पानी सरप्लस हो तो वाटर लेवल कैसे बढ़े, तो बेस्ट वाटर मैनेजमेंट हमने करने की कोशिश की है। और आगे भी हमारी पूरी लड़ाई है कि किस प्रकार से 19 लाख एकड़ फीट जो पानी हमारा बचा हुआ है और ऊपर के जो 3 डैम यमुना पर बनने हैं उसको भी हम इसीलिए पीछे लगे हुए हैं। देखिए, चुनाव में एक बात नेचुरल चॉइस वो हमेशा होती है, और नेचुरल चॉइस के रूप में जब लोग उभर के आते हैं, भारतीय जनता पार्टी में सभी वर्गों से आने वाले नेतृत्व है प्रदेशों में आप देखेंगे तो, और जो वहाँ से नेचुरल चॉइस बनकर आते हैं सभी, मैं कहूँगा कि सीटों पर भी लोग इस प्रकार से विजयी होकर आते हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक ही सिद्धांत है, हम ये नहीं देखते जो भी नेचुरल चॉइस बनकर आता है उस नेचुरल चॉइस को हम आगे करते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए यही मेरा संदेश है, जो बने हुए हैं वो नेचुरल चॉइस बनकर रहें, नहीं तो उनकी जगह जो नेचुरल चॉइस बनकर आएंगे उनको प्राथमिकता मिलती है।
और जिन्होंने बनना है वो भी अपने अपने इलाके में नेचुरल चॉइस बने। कोई एक जाति कभी भी इस प्रकार से नेतृत्व नहीं बना सकती है, ना दे सकती है। संपूर्ण समाज के सामर्थ्य के साथ ही आगे बढ़ते हैं। भाजपा का यही संदेश है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। मनोहर लाल जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें, मैं कहूँगा कि मेरिट पर नौकरियाँ, इसके साथ ही मैं कहूँगा कि बहुत सारी चीज़ें वो पोर्टल पर लेकर आए हैं, जिसको हम सुराज की दृष्टि से, गुड गवर्नेंस की दृष्टि से देखते हैं। और मैं ये कहूँगा कि गुड गवर्नेंस से जब चीज़ें आती हैं तो उसका सबसे पहला फार्मूला यही होता है कि चीज़ें व्यक्तियों के प्रभाव से अलग होकर पहुँचती हैं। ये तो राजीव गांधी का वो बयान हमें याद है कि मैं 1 रुपया भेजता हूँ तो 15 पैसे पहुँचते हैं। तो ये बदलाव इनके नेतृत्व में बहुत अच्छा हुआ है और वो अच्छा काम कर रहे हैं। देखिए, बदल जब होता है, कोई भी बदल, जब भी कोई बदल होता है तो देखिए उसमें चैलेंजेस आते ही आते हैं। तो ये जो बदलाव है जो सारी सोसाइटी में हो रहा है, हर चीज़ के लिए उस प्रकार का बदलाव, ये ठीक है कि कठिनाई आती है तो हेल्पिंग हैंड भी खड़े कर रहे हैं। सतीश कोड़ा जी को जिम्मेवारी प्रदेश स्तर पर दी है कि इस प्रकार की कठिनाइयाँ दूर हों, वो लगे हुए हैं। देखिए, राव साहब हमारे बहुत बड़े नेता हैं, केंद्र में मंत्री हैं, शानदार नेता हैं और उससे सारी घटना की जानकारी मुझे है। उसका टेंडर नहीं हुआ था, उससे पहले प्रधानमंत्री शिलान्यास नहीं कर सकते थे। इसलिए एकमात्र कारण वही है, किसी अन्य रूप में देखने और दिखाने की आवश्यकता नहीं है। जब ऐसा मौका होगा तो निश्चित रूप से शीर्ष नेतृत्व का समय इस अच्छे महान काम के लिए मिलेगा। देखिए, एक तो मैं कई बार अपने मुंह से अच्छा नहीं होता मैं ये कहूँ, लेकिन कृषि मंत्री के नाते खरीद और भावांतर, हर फसल की हरियाणा में खरीद हो और जिनकी खरीद पर सरकार नहीं कर पाती है उनका भावांतर दे सब्जियों समेत, उस समय हम इसको शुरू करने में कामयाब हुए और सरकार अभी तक उसको आगे बढ़ा रही है। तो उस नाते से ये तो पक्का है कि खरीद या भावांतर, उनमें से एक व्यवस्था पूरी होगी। हरियाणा के बाजरे के किसान को देश में सबसे ऊपर रखना वो हमारा काम है और हमारी सरकार उसको रखेगी। कांग्रेस पार्टी केवल किसानों के नारे लगाती है, लेकिन किसानों के पक्ष में खड़े होकर इस प्रकार की व्यवस्थाएं कभी नहीं करती। धनखड़ साहब, एक सवाल बस, चौधरी वीरेंद्र जी अब अपनी आवाज सुनाने जा रहे हैं, कहीं ऐसा नहीं लगता कि कांग्रेस से जो सीनियर लीडर्स बीजेपी में आए थे 1 दशक पहले, उनमें कहीं न कहीं असंतोष का भाव है, क्या लगता है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि सब पार्टी के कार्यकर्ता, बहुत ही मैं कहूँगा कि लगातार पार्टी का रथ बढ़ता जा रहा है। कल मेरी 68 विधानसभाओं के पन्ना प्रमुख सम्मेलन पूरे हो गए। अभी ऐलनाबाद का है इसी महीने में 28 तारीख को, और फिर 1 अक्टूबर को कई सारे हैं। और पार्टी के सभी नेता बहुत ही, मैं कहूँगा कि उसके साथ चल रहे हैं। ये ठीक है कि अपनी अपनी बात कहने का सब में लोकतंत्र में हक रहता है। आज हरियाणा के 19,863 बूथों पर हम उनकी जयंती मना रहे हैं। मैं भी यहाँ 171 नंबर बूथ के कार्यक्रम में सहभागी हुआ। जब दीनदयाल जी काम कर रहे थे तो 2 विचारधाराएं बहुत ही अपने अपने, मैं कहूँगा कि शिखर पर थी, पूंजीवाद और साम्यवाद। और उस समय लोग पूछते थे कि आपका इज्म क्या है, आपका वाद क्या है कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म के सामने। इस समय उन्होंने कहा था इंटीग्रेटेड ह्यूमनिज्म, एकात्म मानववाद हमारा वाद है। ये भारतीय मूल विचार है। उन्होंने अपने पुस्तक में भी कहा है ये भारतीय मूल दर्शन है। उन्होंने कहा कि मैं वाद, इसको टेम्परेरी रूप से कह रहा हूँ कि लोगों को वाद की भाषा अब दुनिया में समझ में आ रही है, इसलिए मैं इसको इज्म कह रहा हूँ। एक्चुअल में ये फिलोसफी है, ये दर्शन है और ये भारत का मूल विचार भी उन्होंने कहा। उसी विचार को मैं इन वादों के परिप्रेक्ष्य में, इज्म के परिप्रेक्ष्य में रख रहा हूँ। दूसरा उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है राष्ट्र की थ्योरी देने के लिए। दुनिया में उस समय अंग्रेजों के राज्य थे और उनकी थ्योरी इस प्रकार की थी, नेशन स्टेट थ्योरी, एक राजा, एक प्रजा, एक ज़मीन का टुकड़ा, उस पर रहने वाले लोग, वो एक देश होगा। इसलिए ब्रिटिशर्स जब यहाँ आए तो उन्होंने कहा कि ये उप महाद्वीप है, सब कॉन्टिनेंट। वो भारत को एक देश स्वीकार करने में उनको कठिनाई हो रही थी। कांग्रेस में भी हमको मालूम है कि अंग्रेजों के मानस पुत्र के रूप में ही काम किया, इसलिए नेहरू जी ने भी किया वी आर नेशन इन द मेकिंग।
लेकिन दीनदयाल उपाध्याय ने कहा कि हम एक प्राचीन राष्ट्र हैं और हमारी राष्ट्रीयता का आधार संस्कृति है। यहाँ कश्मीर से लेकर और कन्याकुमारी तक एक ही संस्कृति है, सोमनाथ से लेकर शिव सागर किले तक एक ही संस्कृति है। यहाँ भाषाएं अलग अलग हैं, साहित्य एक है। यहाँ एक ही प्रकार के महापुरुष पूरे देश में पूजे जाते हैं। गंगा का एक समान आदर पूरे देश में है। उत्तर में रामदेव जी का, दक्षिण में सदगुरु का प्रवचन वही है, भाषा अलग हो सकती है। वही रामायण है, वही महाभारत है, वही उत्तर में हिमालय पर केदारनाथ में भगवान शिव हैं, अमरनाथ में शिव हैं तो रामेश्वरम में भी शिव, सोमनाथ में भी शिव हैं तो शिव सागर में भी शिव। वही श्री कृष्ण वृंदावन में भी हैं, कुरुक्षेत्र में भी हैं, जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ हैं तो द्वारका में द्वारकाधीश हैं, तो वहाँ गुरुवायूर में भगवान गुरुवायूर हैं केरल में। तो इस देश की कल्चर एक है, इसलिए ये देश एक है। यहाँ राज कभी छोटे होते रहे, कभी बड़े होते रहे, कभी चक्रवर्ती राजा होते रहे। इस देश को किसी राजा ने नहीं बनाया, इस देश को इसकी कल्चर ने बनाया। और उसी समय के उदाहरण देते हुए बाद में दत्तोपंत जी ठेंगड़ी इन सब ने कहा कि यूएसएसआर एक देश बना था लेकिन 15 टुकड़े हो गए, उसके 2 टुकड़े आज आपस में लड़ रहे हैं। जर्मनी 2 देश बन गए थे, पूर्वी पश्चिमी, दीवार तोड़ दी गई, 1 देश हो गया। चेकोस्लोवाकिया के 3 टुकड़े हो गए। दुनिया की सीमाएं बार बार बदली संस्कृति के कारण से बढ़ती है। इसलिए उन्होंने 2 बड़े, तीसरा उन्होंने जो हमको रास्ता दिखाया वो अंत्योदय, कि जो सबसे आखिर में है समाज में उसका भला करो, उसको देखकर नीतियां बनाओ, उसके पक्ष में नीतियां बनाओ। तो भारतीय जनता पार्टी का जो शासन का भी दर्शन है वो एकात्म मानववाद दर्शन में से, दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय के विचार से, उनके आर्थिक विचारों से प्रभावित है। इसलिए वो हमारे लिए बहुत श्रद्धेय हैं। उनका जीवन भी बहुत उच्च कोटि का था। बहुत साधारण व्यक्ति की तरह से उन्होंने पूरा जीवन राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हुए जिया। आज भी उनका ध्येय वाक्य हमारे लिए एक अचीव करने के रास्ते पर हम चल रहे हैं। हर हाथ को काम, हर खेत को पानी। उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते ही केरल के अधिवेशन में ये वाक्य कहा था कि हमारा लक्ष्य होना चाहिए हर हाथ को काम, हर खेत को पानी। पार्टी सरकारें उस पर काम कर रही हैं कि कैसे हम हर खेत को पानी पहुंचाने की तरफ बढ़ें और हर हाथ को काम देने के रास्ते पर आगे बढ़ें। तो ऐसे महापुरुष को भावपूर्ण श्रद्धांजलि आज पूरी पार्टी देश भर में दे रही है और हम भी अपने सभी बूथों पर दे रहे हैं। मैं रेवाड़ी के 171 नंबर बूथ पर उपस्थित हुआ।